हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका फिर से स्वागत करते हैं यूनिट से मेजरमेंट्स में। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, पिछली क्लास में बेटा हमने बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिया था और हमें ये पता था कि कैसे करना है, और मैंने बताया था आपको कि इसमें आपको कहीं पे कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपने खुद से ट्राई भी किया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बताया बेटा, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं हमसे, और कमेंट में अगर अपना नंबर छोड़ देंगे तो डायरेक्ट हम आपको कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है अगर क्वेश्चन के साथ, तो मतलब उस तरह से भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बट ये है कि मेन हमारा जो काम है लर्निंग का काम बेटा, कि जो लॉकडाउन के पीरियड में आप सीख नहीं पाए, स्कूल बंद है जो भी, तो आप उसको सीखें बेहतर तरीके से। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है आज का कि भाई लिमिटेशन कि डायमेंशन फार्मूला क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता। क्या क्या कर सकता है वो तो बेटा हमने देख लिया, क्या नहीं कर सकता है वो देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्या है ना, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसकी क्या क्या कमियां हैं, कमियां क्या मतलब इसकी क्या क्या बाउंडेशन, इसकी मतलब क्या क्या बाउंडेशन, इसके बाद वो काम कर नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो उस चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए पहला जैसे इसमें क्या कमी है, आपको कमी दिखाई ही गया होगा कि जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे वहाँ के लिखते थे। अब हमें ये नहीं पता होता था वो के की वैल्यू क्या होगी, 2 पाई होगी या कोई और होगी, हमें नहीं पता, उसका कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं पता होता हमें। तो वही बता रहे बेटा, द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट के। क्या है बेटा कि ये किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं देता है। ठीक है बेटा, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था ही कि भैया टी इज इक्वल टू के रूट एल बाई जी। अब के की क्या वैल्यू होगी नहीं पता, हालांकि के की वैल्यू 2 पाई होती है, तो हमें के की वैल्यू नहीं पता बेटा। ठीक है ना, इसके को पता करना जरूरी होता है क्योंकि फॉर्मूला, चलो डायमेंशन के अलावा, क्योंकि डायमेंशन में फॉर्मूला से हम वेरीफाई तो कर ही रहे थे। ठीक है, बाकी हमको फार्मूला बनाना है, उसका यूज़ देखना है, उसके प्रैक्टिकल्स देखने हैं, वो कैसे चीज़ें बन रही, कैसे परफॉर्म हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना है। कि भाई अभी आप 11th में है तो सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ तो 2 पाई रखना पड़ेगा। अगर 2 पाई नहीं रखोगे तो आपको टाइम ऑफ ऑसिलेशन नहीं पता चलेगा, कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, फिर कैपिटल जी सॉरी स्मॉल जी की वैल्यू आप नहीं पता कर पाओगे बेटा। ठीक है ना, तो इस वजह से वहाँ 2 पाई रखना जरूरी है। अब फॉर्मूला दिखाने के लिए तो ठीक है कि के रख दिया, लेकिन हमें के पता होना चाहिए। तो ये जो डायमेंशन फार्मूला है हमें के की ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बेटा नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं बेटा हम लोग, क्या है देखिए इसमें क्या है, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज। आपको पता है कि हमेशा हम लोग कहते थे कुछ भी मान लो, ए इज इक्वल टू लिख दिया, फिर बी इज इक्वल टू पावर ए, सी इज इक्वल टू पावर बी और डी इज इक्वल टू पावर सी। अब ये हमको नहीं पता है कि इसके अलावा अगर ई एफ यानी मास लेंथ, ऐसे आपको याद होगा एम एल टी, अब इसके अलावा कोई आ गया, आपको याद होगा हमने क्वेश्चन किया था स्टेफन कांस्टेंट वाला जहाँ पे केल्विन आया था कि हम नहीं चेंज कर पाए थे। तो ठीक है बेटा, तो हमें जब प्रूविंग करेंगे तो सिर्फ 3 ही चीज़ मिलेंगी, मास मिलेगा, लेंथ मिलेगा, टाइम मिलेगा, यानी 3 के अलावा अगर क्वांटिटी है तो हम पता नहीं कर सकते कि भाई किस तरह से आया होगा। ठीक है ना, तो डायमेंशन का ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, 3 ही क्वांटिटी को बेटा आइडेंटिफाई कर पाते हैं। वही लिखा ना, तो ये 3 से ज़्यादा अगर हैं तो हम तो उसे पता ही नहीं कर पाएंगे, तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी क्या है बेटा, देख लेते हैं। दूसरी कमी ये है, दूसरी हो गया, तीसरी कमी क्या है बेटा, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये दिया है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। तो पहले मैं बात बता दूं कि अगर भैया यहाँ पे एस इक्वल टू यूटी प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, ठीक है, आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि ये इसमें क्या गड़बड़ी आ रही है, बट इसमें प्लस करो या माइनस करो पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी चीज़, एक क्वांटिटी प्लस में है कि 2 क्वांटिटी प्लस में है हमें नहीं पता। ठीक है बेटा, जैसे वी स्क्वायर यू स्क्वायर, अभी प्लस 2as है कि माइनस 2as हमें नहीं पता। इसके अलावा क्या है, वी इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, अब इसमें और कितनी क्वांटिटी जुड़ी है हमें नहीं पता, और कितनी क्वांटिटी, मतलब जैसे वी इक्वल टू यू डायमेंशन सही है, प्लस मैंने 80 कर दिया, अब जोड़ो फिर भी डायमेंशन सही है, लेकिन ऐसी और कितनी क्वांटिटी इसमें जुड़ सकती है हमें नहीं पता। ये डायमेंशन हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, हमें वी इक्वल टू यू तो पता है, ये प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्लस 80 और मतलब किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे आप मास लेंथ टाइम तो यूज़ करते थे, उसमें कितनी क्वांटिटी और ऐड हो सकती हैं या कितनी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, ये हमें डायमेंशन किसी भी तरह का बेटा इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये बात भी आपको बेटा समझनी चाहिए। ठीक है, कि ये सारे इसके क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, देखिए अब क्या है हमारे पास, क्या है बेटा, देखो इट फेल्स टू डेराइव
रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब यहाँ साइन रखूँगा मैं, कॉस रखूँगा या टेन रखूँगा, हमें नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि साइन ये सब क्या बेटा डायमेंशनलेस होता है। एंगल मैंने आपको बताया था रेडियन डायमेंशनलेस होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, कट जाएगा डायमेंशनलेस। तो ये चीज़ें हमें बड़ी प्रॉब्लम करती हैं। तो अब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वॉल्व है कि लॉगरिथमिक इन्वॉल्व है या एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, ये फंक्शन उसमें आया भी है या नहीं आया है। तो जो फॉर्मूला हम लोग इससे डिराइव करते हैं, किससे डिराइव करते हैं? डायमेंशन से। तो ये बात भी बेटा हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं। तो ये सारी इसकी डिमेरिट्स हैं। ठीक है बेटा, तो अगला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आया कि ये सारी चीजें हैं। इट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड। कभी कभी तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है ये क्वांटिटी। जैसे शुरू में तो हम देखिए डिराइव कर रहे थे तो फटाफट बोल दे रहे थे बेटा कि दिस क्वांटिटी डिपेंड ऑन दिस क्वांटिटी डिपेंड ऑन दिस पावर ABC। लेकिन कुछ अभी कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, जब आप आगे पढ़ोगे या मेंस की तैयारी करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे ये पता लगाना बहुत मुश्किल। तब आप कहोगे ना सर मेंस में डायमेंशन आएगा तो हम तो कर लेंगे, नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है। ये जो चौथा वाला पॉइंट है, समटाइम इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर, यानी फैक्टर मतलब किन चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है, किससे वो घट रहा है, किससे बढ़ रहा है। फैक्टर का तो यही मतलब होता है बेटा। ठीक है, द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशनल कांस्टेंट, अगर उसमें कहीं g आ रहा है, कहीं पे h आ रहा है या कुछ और भी आ रहा है, उसमें कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व है ये बिल्कुल हम पता ही नहीं लगा सकते, क्योंकि कांस्टेंट है और ये हम अलग से अपने फॉर्मूले को सही करने के लिए लगाते हैं। तो ये सारी इसकी क्या है बेटा कमियां हैं। ये मेजर 4 कमियां हैं, और एक कमी तो मैंने आपको बता रखी थी, आप चाहें तो नोट करके लिख लें कि डायमेंशनल फार्मूला विच हैव डिसाइडेड दिस फार्मूला इज रॉन्ग, तो से ऑलवेज रॉन्ग। मतलब अगर डायमेंशनल फार्मूला किसी को गलत साबित कर दे तो वो कभी सही साबित नहीं हो सकता, लेकिन अगर डायमेंशनल फार्मूला किसी को सही साबित कर दे, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो सही होगा। मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर उसने गलत साबित कर दिया, यानी गलत की गारंटी लेता है। कोई फार्मूले को सही होने के लिए कम से कम उसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा। अगर कोई फार्मूला बनाया आपने डायमेंशनली ही इनकरेक्ट है, वो कभी जाके सही ही नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो सही नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि एक चीज़ की गारंटी तो ये अच्छे से लेता है। किसी की गारंटी लेता है बेटा कि जो भी फार्मूले हम डिराइव कर रहे हैं अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो आगे जाके सही भी हो सकता है, पर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो कभी नहीं सही हो सकता। इसलिए पहले आप उसको क्या करना है, आपको फाइनली उसको डायमेंशनली उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी आप ऐड या सेपरेट करोगे उसको डायमेंशन पे लाके तो सेटअप करोगे ना बेटा। ठीक है, तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी बेटा। तो फटाक से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो बेटा हमको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, और हमने बोला है कि एक अच्छी नोट्स होनी चाहिए, एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए, ताकि आप जिस लेवल पे भी हैं बिल्कुल आपको लगेगा तो दिलचस्प नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। तो अब अगर आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत बेसिक लेवल से सारी चीज़ें समझ आएगी। फिर आप आगे चल के डिसाइड कर पाओगे कि आपको मेंस एग्जाम देना है या कोई भी देना है या नहीं देना, तो वो सब आपका अपना चॉइस होगा। लेकिन पहले कहते हैं ना 11th-12th का जब बेस हमारा वैसे 11th बेस होता है, एकदम अच्छे से हमको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि एक बार ये चीज़ें निकल गई तो अब इसको दोबारा पढ़ने वाले नहीं हो। एक बार 11th खत्म 12th खत्म तो कभी भी आप इसको पलट के, क्योंकि कंपटीशन में आएगा न्यूमेरिकल समझोगे, ये समझोगे, थ्योरी पोर्शन तो कहीं गया, मतलब पूरा चला ही जाता है। बस आपको दैट हम खुद आपको जब मेंस सीरीज शुरू करेंगे, जब आपको मेंस की चीज़ें बताएंगे तो आप खुद देखिएगा कि कोई थ्योरी नहीं, सीधे ये कॉन्सेप्ट ये न्यूमेरिकल ऐसे ऐसे होता है। तो वो चीज़ आप बाकी आप देखते रहते होंगे बाकी चीज़ें कैसे चल रही हैं। तो ये मेरा था कि अभी अब इसको थोड़ा थ्योरीज पढ़िए, पूरा बेसिक पढ़ते चलिए, फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम क्या करेंगे बेटा कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अब अगली चीज़ आ रही है बेटा जो होता है वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। बस 1 मिनट के अंदर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर शुरू कर देंगे बेटा, बस 1 मिनट के अंदर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है बेटा? ओहो नहीं दिख रहा क्या बेटा? रुक जाओ, इसको मैं इसको नीचे करके लिख देता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब दिख रहा है बेटा, देख लीजिए, बढ़िया से दिख रहा है, आप तो दिखेगा सर।
अब इतना अच्छे से जो लिख दिए अब तो दिखेगा ही। बेटा मजे से पढ़ा करिए, एकदम खुश होगा कि कुछ नहीं, मैंने आपको हमेशा बताया एकदम रिलैक्स होकर पढ़े, कितना भी टफ होगा मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, आपका 11th अच्छे से कवर कराऊंगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम भरोसा रखिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है बेटा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब आप कोई भी चीज़ मोटा मोटा, जैसे मैंने आपको बोला है बनारस यहाँ से कितना दूर है भैया बता दो, तो किसी ने कहा सर 110 किलोमीटर है, मैंने कहा भाई ठीक ठीक बताओ, तो उसने कहा नहीं 112 किलोमीटर है। अब किसी ने बोला भाई 110 किलोमीटर, किसी ने बोला जो है 112 किलोमीटर, नहीं एक ने कहा सर 112.5, क्योंकि इसके बाद निकलते ही मतलब इतना चलोगे उसके बाद मेरा घर तुरंत आ जाएगा 2 कदम पे। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा जो ये नंबर्स मिलते जा रहे हैं हमें, ज़्यादा क्लोज, एकदम हम जो डेस्टिनेशन के क्लोज पहुंच रहे हैं। जैसे मेरा घर था, अब ठीक ठीक बताने मतलब 100-110, तो यानी ये है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 110 से तो ज़्यादा ही है। अब 2 किलोमीटर थोड़ा मतलब इसमें देखिए सिग्निफिकेंट क्या है, 2 है, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो जब सिग्निफिकेंट ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है ना, तो हम इस चीज़ को थोड़ा समझ पाते हैं कि भाई उसका जो जिसकी वैल्यू बता रहे हो कितनी प्रिसाइज हो रही है, कितनी पास पास हम उसके पहुंच रहे हैं। हालांकि हम लोग अभी एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमको ये लगभग क्या बताते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज़ बताते हैं। अब इसमें कुछ नियम है, उस नियम को समझना है। अब उस नियम में भाई जैसे ये होता है कि दिस इज रिलायबल, कि भाई ये काफ़ी हद तक सही है। अब ये 1, अब इसके बाद क्या हो सकता है हमें नहीं पता, अब ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे 110, अब 110 भाई गाड़ी यहाँ रोक दी है 110 हो गया, या पीछे रोक दिए 108 हो गया, या थोड़ा बस ये कन्फर्म है कि 100 के तो ऊपर है, बट श्योर नहीं है ना कि 100 के ऊपर कहाँ पर है घर आपका, ठीक है ना। बनारस में ऐसे थोड़ी है कि भाई बनारस का ये बोर्ड लगा हुआ है घर आपका वहीं पे है, नहीं, उसके आगे होगा 100 मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, हाँ ये है कि 10-5 किलोमीटर के अंदर होगा। तो एग्जैक्ट जैसे ये है कि भाई उसके बाद 2 किलोमीटर और चलिए, फिर आधा किलोमीटर इधर टर्न करिए, मेरा घर आ जाएगा, उसके बाद 2 कदम पे। तो मतलब ये काफ़ी क्लोजेस्ट वैल्यू होती है कि मतलब जो भी चीज़ आप बताना चाहते हैं जिस डेस्टिनेशन पे, उसकी क्लोजेस्ट वैल्यू वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। और यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट अगर फिगर मिलता है हमें, तो हम लगभग एकदम मतलब कहते हैं कि बस ठीक है एकदम सही है एकदम। जैसे आप देखते हैं गूगल मैप वगैरह में इतना लोकेशन 5 मीटर 20 मीटर एकदम नियरेस्ट, तो आप देखते हैं कि 20 मीटर बस 10-5 दुकान पूछा है, गली मोहल्ले पूछा, तो वाला घर आ गया। बिल्कुल इसी सब चीज़ों पे होता है, देखेंगे इतना डिग्री मिनट सेकेंड, अब देखा करिए सब जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद होता है उतना आप नियरेस्ट वहाँ तक उसके आप बिल्कुल पहुँच जाते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, इसके कंसेप्ट है, तो वो बेटा हम लोग देख लेते हैं, लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो मैंने बोला है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। चलो तो इसको हम लोग समझ लेते हैं और जो है वो चीज़ों को देख लेते हैं जल्दी से पहले। तो देख लीजिए बेटा, लिख लीजिए जल्दी से, द सिग्निफिकेंट फिगर्स, the significant figures, the significant figures are normally those digit in a measured quantity, which are known reliably or about which we have confidence। हम इतने कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि भाई तुम्हारा घर तो आ ही गया है भाई, बस कहते ना, बस अब फोन कर रहे हैं, बस आपके गेट तक पहुंच गए भाई, आप गेट खोलिए। वी हैव कॉन्फिडेंस in our measurement, in our measurements, plus 1 additional digit।
दैट इज अनसर्टेन। एक डिजिट क्या होती है, जो मैंने बताया ना बेटा, कुछ किलोमीटर हो सकता है, 150 मीटर, हमें पता नहीं है, दैट इज अनसर्टेन। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आप देख लीजिए फट से। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं बेटा, आप आराम से इस चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, इसको लिख लीजिए फट से लिखिए, फिर आगे हम लोग और चीज़ों को कवर अप करेंगे जल्द से जल्द। जल्दी करिए। लिखिए बेटा जल्दी से जल्दी लिखते जाइए आराम से, बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाइए। फिर इसके कुछ रूल देखते हैं बेटा कि क्या क्या रूल है, कैसे घटाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, हो गया? रूल्स लिखवाया जाए, बताइए जल्दी से। चलिए रूल्स लिख लेते हैं, हेडिंग डाल दीजिए बेटा, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग the number of significant figures, the number of significant figures। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं बेटा हम लोग। तो इसके पहले रूल्स समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, रूल्स करते चले जाएंगे, चीज़ें समझते चले जाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है कि आप इसको नहीं कर पाएंगे बेटा। ठीक है, तो कुछ रूल्स समझ लेते हैं हम लोग। चलिए रूल्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो फटाफट एकदम देख लेते हैं हम लोग बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए पहला रूल है ऑल नॉन जीरोज। ठीक है बेटा, जो जीरो नहीं होता वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, देखो 123.2 कितने हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा सिर्फ 163, हैज़ कितना हो जाएगा बेटा, हैज़ 4 तो नहीं है बेटा, कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जैसे इसको कर दिया हमने, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा 1 2, ये अभी देखिए अभी भी पॉइंट इधर से उधर जो कोई मतलब नहीं है, अभी भी कितना है बेटा, ये कितना हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा ना, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि पॉइंट्स हमको नहीं मतलब, हमको किससे मतलब होता है बेटा, सिर्फ नंबर से। पॉइंट कहीं पे भी आ जाए, पॉइंट इधर भी आ जाए तो भी काउंटेबल होगा। जैसे इसको ऐसे लिख दें पॉइंट 1 2 3 2, तो इसके पास भी कितने हो गए बेटा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पॉइंट्स कहीं पे भी हो, अगर नंबर कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है, वो सभी के सभी क्या होंगे बेटा, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ही होंगे, उसको आप काउंट करेंगे। दूसरा क्या है बेटा, वो देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई ऑल जीरोज बिटवीन, हाँ ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है ना, देख लेते हैं बेटा, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट।
आर सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, इसका भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे हम क्या कह सकते हैं, ये कितने डिजिट है बेटा, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट, हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसी को ऐसे कर दे हम लोग, कितने हो गए, तो भी कितने हैं बेटा, 4 हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दें तो भी कितने रहेंगे बेटा, 4 रहेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, 0.1001, तो भी कितने रहेंगे बेटा, 4 ही रहेंगे, ये बदलने वाले नहीं हैं। मतलब पॉइंट्स का इधर उधर कर दीजिए। अगर दो नंबर्स के बीच में 0 है, ठीक है ना, दो नंबर्स के बीच में 0 आता है तो वो 0 काउंटेबल होता है। वो लिखा भी है ना बेटा, ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी नॉन जीरो मतलब कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है 1 to 9, उसके बीच में 0 कहीं पे भी आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट इधर भी पॉइंट को उधर भी, तो वो क्या होंगे, वो काउंटेबल होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में वो काउंट किए जाएंगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अगला नियम देखते हैं बेटा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा कि नहीं, बढ़िया से एकदम देख लीजिए। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते, बहुत आसानी से, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रफ करते बेटा इसको। दो रूल तो देख लिया बेटा हम लोगों ने, बाकी रूल भी देखने जल्दी से जल्दी हमको। सारे रूल्स आप सीख जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन में भी देखेंगे कैसे इसको करते हैं। चलिए, तो फिर अगला देख लेते हैं बेटा हम लोग। अगला क्या है हमारे पास, जो है देख लेते हैं तीसरा रूल। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स के करें रूल करें तो उसको भी हटा ही देना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स को रूल तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तीसरा रूल क्या है बेटा, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, बट to the left of a understood decimal point, ठीक है बेटा, डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, फिर से वही एग्जाम्पल क्या है इसमें, एग्जाम्पल मान के चलिए जैसे बोला गया है 86400, ठीक है। अब क्या होता है देखिए बेटा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। क्या लिखेंगे आप, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखिए बेटा, अब इसमें क्या है देखिए, इसमें 3 है, अगर आप इसको ऐसे लिख दें 0864, ठीक है, कितने आ गए, तो भी कितने हैं बेटा, ठीक है ना, 3 ही काउंट करेंगे। अब ऐसे लगा दीजिए चलिए, तो भी कितने रहेंगे बेटा, 3 ही रहेंगे, बदलने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये 0 बीच में आ गया तो काउंट हो जाएगा,
ये 0 अगर बीच में आ गया तो बेटा काउंट हो जाएगा, लेकिन अगर 0 आगे पीछे है तो कहीं पे और काउंट नहीं होगा। मतलब ना इधर वाला काउंट होगा ना इधर वाला काउंट होगा। सिर्फ हमें किससे मतलब बेटा, नंबर से, ना राइट में काउंट होना है ना लेफ्ट में काउंट होना है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले नियम की ओर बढ़ते हैं, और ऐसे करके के सारे नियम हम लोग सीख लेंगे बढ़िया से। ठीक है बेटा, चौथा देख लेते हैं जल्दी से, चौथा देख लीजिए जल्दी से बेटा। ठीक है, जल्द से जल्द देख लेते हैं हम लोग। all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of a decimal point are significant। ठीक है ना, ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं बेटा फट से, विदाउट एग्जांपल हम लोग कहाँ सीख पाते हैं। देखिए इसमें, जैसे इसमें लिखा है 6 4 8 7 0 0। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या है, अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, हैज 6, गिन लीजिए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, अब जैसे इसको ऐसे कर दें, अगर 6 4 8 0.0, तो ये भी काउंट हो जाएगा बेटा। ये हालांकि हम लोग अभी अलग नियम में देखेंगे कि पॉइंट के बाद 0, ये पांचवा पॉइंट है हमारा, तो इसको भी छोड़ दीजिए, इसको पांचवें पॉइंट में देख लेंगे। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी नंबर आप जैसे 100 लिखते हैं तो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट अगर आप पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो गया बेटा, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए बेटा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन सिर्फ अगर आप 100 रखते तो कितना होता, 1 सिग्निफिकेंट फिगर होता। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, कि इसमें क्या है, पॉइंट लगाने का मतलब है कि ये 100 से कम नहीं है, मतलब इतने इसकी वैल्यू है, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। तो 3 वैल्यूज क्या है, श्योर है, एकदम सर्टेन है, अनसर्टेन कुछ भी नहीं है, 3 है। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, वो अनसर्टेन है। बट अगर आप 0 लिखते हैं, वो अगला पॉइंट में जो बता रहा हूँ उसमें ये काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगला एक रूल ये भी आप बना सकते हैं, हालांकि ये रूल बना ही है, मैं 5वां रूल इसको बना के लिखवा भी देता हूँ। ठीक है बेटा, तो अगर इसीलिए आप कहते हैं ना कि 100 है तो पॉइंट क्यों लगाएं, लेकिन अगर आप बड़े क्लास में आ गए, क्लास 12th में आ गए, बाकी मेंस वगैरह क्वेश्चन में तो लिख के दे देता है कि ऐसा इसको करके ही दीजिए। ठीक है ना, कि 100.0 या 20 तो सब आता है ये। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्द से जल्द कर लेते हैं बेटा, आगे बढ़ के हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग जल्द से जल्द। ऑल zeros to the right of a decimal point are significant। देखिए, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ पॉइंट साइड ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसमें ये इसका क्या मतलब बेटा, देखिए जैसे आपने इसको लिख दिया 1, एग्जाम्पल में देख लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। जैसे देखो अभी क्या है 161। ठीक है, इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बेटा, हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा बेटा। अब इसका क्या है, अब देखिए अगर हम ये लिखें जो है 161.0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर बेटा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर,
कितने हो गए? 4 हो गए ना बेटा, मैंने बोला था आपको इसको काउंट कर लेना है आपको, ठीक है, इसको काउंट कर लेना है आपको। अब इसके अलावा अगर मैं इसको लिख दूं 161.00 तो कितने हो गए बेटा? 5 हो गए। कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा, ये कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये बात समझ में आएगी बेटा आपको कि देखिए जितना ज़्यादा पॉइंट के बाद जीरो लगाएंगे वो सब क्या हो गया? काउंटेबल हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 0 लगाते हैं कि 2 0 लगाते हैं, 3 0, सभी काउंटेबल हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये जीरो ही है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, इसके बाद कोई और हो सकता है। तो जो श्योर है मतलब जीरो के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कंप्लीट जीरो है, तो ये आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपने 5 नियम देखे, 6वां 7वां नियम भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं कैसे कैसे इसको क्या क्या करना है हम लोगों को। चलो बेटा सारे नियम बेटा अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा ये सारा नियम आपको। चलो बेटा 5 हो गया था, 6वां नियम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्स्थ नियम देख लेते हैं फट से बेटा। सिक्स्थ नियम क्या हमारा? ऑल जीरोस टू द right of a decimal, right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देख लेते हैं फट से हम लोग, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे बेटा देखो 0.161, तो अब इसमें क्या करना है आपको? इसको काउंट नहीं करना है। हैज कितना फिगर बेटा? हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब अगर ऐसे लिख दे 0.161 तो भी कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.0161 तो भी कितने होंगे? 3। तो इधर के जीरो कभी भी काउंट नहीं होते बेटा, उधर के जीरो काउंट होंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ के चलनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, कि इधर वाले जीरो जो हैं काउंटेबल हैं, इधर वाले जीरो काउंटेबल नहीं है। पॉइंट के बगल अगर ऐसे यहाँ पे अगर मैं जीरो लगा दूं तो वो काउंटेबल हो जाएगा, इधर वाले जीरो क्या होंगे? काउंटेबल नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ये बात आपको एकदम दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी, ठीक है बेटा, कि 1.50 काउंटेबल है। 1.50 ऐसा अगर मैं लिख दूं तो आप बोल सकते हो कि सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही जीरो मैं ऐसे लगा दूं या फिर ऐसे लगा दूं तो ये जो है काउंटेबल नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा बेटा। तो आपको याद रहना चाहिए कि नंबर के इधर आपका क्या है? इधर आपका राइट साइड है, तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर इस साइड आपका है राइट इधर वाले का तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इधर वाले सारे जो हैं काउंटेबल नहीं है, इधर वाले सारे क्या हो जाएंगे? काउंटेबल हो जाएंगे। देखिए ना बोला लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो, तो जो लेफ्ट वाले होंगे वो आर नॉट सिग्निफिकेंट, इधर वाले नहीं है, इधर वाले हैं।
ऑल जीरोस टू बी राइट साइड ऑफ, खाली राइट वाले होंगे, लेफ्ट वाले नहीं होंगे बेटा। इतनी बात तो समझ आ ही रही थी, तो सिंपल सी बात है। फिर एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग जल्द से जल्द बेटा। इसमें लास्ट में ये बताया जाता है कि यूनिट बदल लीजिए, जैसे किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सिग्निफिकेंट नहीं बदलने वाला। जैसे 2 मीटर है, 200 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 डबल जीरो काउंट है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना रहेगा 1। तो यूनिट्स बदल सकते हैं, बट क्या हो सकता है कि उसकी वैल्यूज नहीं बदलने वाली। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी सिग्निफिकेंट फिगर बदलने वाली नहीं है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भैया डज नॉट डिपेंड ऑन द यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर पे, सिग्निफिकेंट फिगर पे डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, द number of significant figures does not depend on the system of unit, on the system of units। ये बात आपको बेटा याद रखनी चाहिए। जैसे मैंने बोला ना बेटा, आपको देखिए 2 मीटर, ठीक है, हैज 1 significant figures, 1 significant figure, ठीक है। 200 सेंटीमीटर हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको मैं कर दूं मिलीमीटर में, 2000 मिलीमीटर, 2000 मिलीमीटर, तो भी कितना रहेगा बेटा, यही रहेगा। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी, इसमें यही रहता है बेटा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मुझे लग रहा है समझ आ रही है बेटा, बढ़िया से समझ आ रही है। और आगे हम लोग अब देखते हैं बेटा, फट से हम लोग राउंड अप भी सीखना है। राउंड अप सीखने के बाद, क्योंकि जब राउंड अप सीख लेंगे तो हम लोग एरर के क्वेश्चन लगाने में एकदम एग्लिजिबल हो जाएंगे, और एरर के बहुत सारे क्वेश्चन को करने भी हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि कम से कम हम लोगों ने 6-7 रूल जो पढ़े हैं, वो रूल हमको समझ में आए। पहला था कि कोई भी जितने भी नंबर 1 2 3 4 सबसे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, अगर नंबर के बीच में 0 आएगा उसको काउंट करेंगे, लेकिन पहले या बाद में नहीं करेंगे। पहले या बाद के लिए फिर हमने पॉइंट का वाला रूल देखा था, पॉइंट वाला जो भी सामने लिखा है। तो कैसे कहाँ काउंट करना है, कहाँ काउंट नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब हम लोग को पढ़ना है बेटा क्या, राउंडिंग ऑफ। ठीक है ना, राउंडिंग ऑफ क्या होता है, क्या रूल है, वो देख लेते हैं, और उसके बाद चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो इसको रफ कर देते हैं। समझ तो आ रहा है ना बेटा, देख लो, लिख लो, बढ़िया से देख लो, बढ़िया से लिख लो। चलो रफ कर दें, ठीक है, रफ कर दे रहे हैं। चलो बेटा, तो हम लोग जल्दी से राउंडिंग ऑफ भी देख लेते हैं। चलो फट से देख लेते हैं बेटा, राउंडिंग ऑफ जरूरी भी है। ठीक है, चलो हेडिंग डाल लो बेटा फट से, रूल्स ऑफ राउंडिंग। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट, ठीक है बेटा। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या करना है हम लोगों को। इसमें राउंड ऑफ करना है, तो पहला रूल देख लेते हैं, दूसरा रूल देख लेते हैं, और राउंड ऑफ क्यों नाम पड़ा ये भी समझ लेंगे। ठीक है ना, पहले रूल लिख लेते हैं, फिर आपको इसको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है,
तो रूल फटाक से हम लोग देख लेते हैं बेटा। पहला रूल कहता है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is smaller than 5, then the preceding digit is left unchanged, ठीक है। ये बोल रहा है कि जैसे आपने कोई भी डिजिट लिख दिया, कोई भी डिजिट मतलब देखिए बेटा राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, देखिए हमने ऐसे लिखा 1 2 3.462, मैंने कहा इसको भैया 4 डिजिट पर राउंड ऑफ कर दो। किसमें कर दो बेटा 4 डिजिट, 1 2 3, 4 को किया राउंड और 2 को किया ऑफ। क्या कर दिया 2 को किया ऑफ इस नियम से, क्योंकि 5 से छोटा है जिसको आप ऑफ कर रहे हैं, तो 5 से छोटा है तो मतलब क्या लिखेंगे बेटा 23.46। 5 से बड़ा होगा अलग नियम लगेगा, 5 से छोटा यानी 1 से 4 तक अगर कोई भी नंबर आएगा आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं, यानी ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो पहले करते हैं राउंड और जिसको छोड़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं ऑफ, ड्रॉप करना, तो इसलिए इसका नाम पड़ा राउंड। पहले आपको जितना डिजिट पे राउंड करने के लिए बोला 2 डिजिट बोला जाए, इसमें मैंने 4 डिजिट पे इसको राउंड ऑफ करो, तो 4 डिजिट को पहले करेंगे राउंड और बाकी जो बचा रहेगा उसको क्या करेंगे बेटा ऑफ करेंगे। तो ऑफ करने के नियम पढ़ रहे हैं हम लोग, राउंड करने के लिए तो आंसर देने का रहता है और ऑफ करने का ये सारे नियम दिखा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कैसे किसको राउंड करना है, कितना ऑफ करना है, वो चीजें हम लोग इसको देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए जल्दी जल्दी इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल तो नहीं लिखना बेटा, एग्जाम्पल तो आपको समझ आ गया है, ठीक है। इफ द डिजिट to be dropped the digit to be dropped is greater than 5, then the preceding digit is increased by, मतलब उसके पहले की जो डिजिट होगी बेटा क्या होगी बढ़ जाएगी, increased by 1, ठीक है बेटा, increased by 1। जैसे मैंने आपको बताया ना फिर से भाई कि 2 3 4 5, ठीक है, मैंने बोला इसको 3 डिजिट 4 5 का 6 कर दो। अब इसको भैया 3 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दो, कितने बेटा 3 डिजिट पे राउंड ऑफ कर दो। तो 3 डिजिट पे हमने क्या किया राउंड किया और ऑफ कर दिया इसको, लेकिन इसको क्या करना है प्रीसीडिंग डिजिट है बेटा, तो 2 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 4 की बजाय क्या लिखेंगे हम लोग 5 लिखेंगे, ठीक है ना। तो एक क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, हमने इसको राउंड किया और इसको ऑफ कर दिया, तो इसके पहले वाली जो डिजिट होगी प्रीसीडिंग क्या होगी एक वैल्यू बढ़ गई, ये क्या होगी बेटा वैल्यू एक वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, समझ आ रहा है, दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। चलो अगला देख लेते हैं बेटा, हम लोग सारे रूल बस समझते जाइए बढ़िया से और सीख जाएंगे, फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is followed by non-zero digits
then the preceding digit is increased by 1. If the digit is to be dropped followed by non-zero digit, the preceding digit is, अब इसका क्या मतलब देखिए, जो 5 को फॉलोड करे, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं क्या, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, हाँ 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1. अब 5 के साथ क्या है बेटा, इसमें देखो, ठीक है ना, कि भाई अगर कोई भी डिजिट ड्रॉप कर रहे हो, 5 है तो 5 के बगल जैसे ऐसा है कि भाई देखिए 2.365, ठीक है ना. अब इस अगर 5 के टर्म्स में जैसे क्या होता है बेटा, देखो जैसे होता है ना कि अब जैसे ये 50 है, अब यहाँ 53 लिख दें, जैसे 2.53, अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो देखोगे इसका झुकाव 100 की ओर है, तो इसको सीधे सीधे हम लोग क्या बना देंगे, 3 बना देंगे. बात समझ आ रही. 50 से ज़्यादा अगर है या 51, 52, मतलब इसका झुकाव किसकी तरफ है, 100 की तरफ होता है. तो इस ऐसी चीज़ों को जब राउंड ऑफ करते हैं, जैसे 253 को राउंड ऑफ करके क्या बना देंगे आप, 3 बना देंगे. ठीक है, ऐसा मत समझिए 3 तो इसलिए 4 होगा तो भी 3 होगा, 6 होगा तो भी 3 होगा, 8 होगा तो भी 3 होगा, 9 होगा तो भी 3 होगा. ठीक है ना बेटा. तो ये चीज़ें इसमें बताई जा रही है कि इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड बाय 5, ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट. अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि अभी ये पॉइंट वाले में आएंगे तो उसमें एक नियम पढ़ेंगे. ठीक है ना, एक नियम है कि 5 को ड्रॉप करने के नियम होते हैं, क्योंकि देखो 1 से 4 तक तो नंबर नहीं बढ़ाना है, 6 से 9 तक तो नंबर बढ़ा देना है, क्योंकि देखो 1 से 4 तक 4 हो गया, 6 से 9 तक भी 4 हो गए, तो 5 में क्या है, अगर सब में बढ़ाते चले जाएंगे तो पार्शियलिटी हो जाएगी ना. तो नेचर क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, सबके साथ इक्वल लॉ लगाता है भाई, तो इसमें आएगा कि अगर इसके बगल वाला नंबर, जब इसको जैसे आप लिख देंगे 2, 3, 1, 7, 5, हाँ तो अगर ये 7 है तो एक बढ़ा दो, अगर यहाँ तक आप इसको राउंड ऑफ करोगे 7 है बढ़ा दो, और अगर इवन नंबर है 6 है उसको नहीं बढ़ाएंगे हम लोग. ठीक है ना, तो आधा इवन ले जाएगा, आधा ऑड ले जाएगा. तो 5 के लिए एक अलग अच्छा सा नियम है, ठीक है ना, वो भी मैं लिखवाने वाला हूँ. लेकिन ये वाला नियम था कि 5 के बाद जो भी नंबर झुकाव जिसकी तरफ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हैं. ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा हम लोग. चौथा नियम देख लीजिए, वही जो मैंने आपको बताया इवन ऑड वाला बेटा, वही है पूरा ये. इफ द digit to be dropped is 5, then the preceding digit, मैंने आपको बोला ना, then the preceding digit is left unchanged if it is even. मैंने आपको बताया ना बेटा कि अगर इवन नंबर है पॉइंट के साइड तो वो बदलने वाला नहीं है. इफ इट इज इवन, देखो लिखा भी दिख दिया, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट, उसके पहले की डिजिट अगर इवन है तो चेंज होने वाली नहीं है. इसी का उल्टा हो जाएगा उसमें दूसरे वाले पॉइंट में. बस लास्ट पॉइंट भी है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if the digit to be dropped is 5, then the preceding digit is increased by
increased by 1 if it is odd, ठीक है बेटा। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई देखो मैंने बोला ना, जैसे इसका ये 27.315, ये नंबर ऑड है, अब मैंने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया तो क्या लिख दूंगा बेटा, 273 की बजाय मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2, यानी 4 डिजिट पर राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर इसके बगल वाला क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 में से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बात समझा रही बेटा, 5 में से क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही बेटा, कितना ईजी है ये, बात समझ आ रही, बड़े आसानी से आप चीज़ों को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं बेटा। अब एकदम समझ के चलिएगा कि ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल टफ चीज़ें सीख रहे हैं, ये बहुत बेसिक है। मैंने 5 नियम बता दिए, मैंने आपको लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन बता दिया, फिर उसके बाद आपको बता दिया सिग्निफिकेंट फिगर, फिर हम लोगों ने रूल्स पढ़ लिए। अब अगली क्लास जो होगी बेटा कैलकुलेशन बेस्ड होगी, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चंस लगा देंगे, राउंड ऑफ के लगा लेंगे। ठीक उसके जस्ट बाद हम लोग फिर एरर शुरू करेंगे। बेटा बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आपको अच्छे से और चीज़ें समझ आएंगे बेटा। थैंक यू।